नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, एक नाम जो भरोसा, विश्वास और प्रगति का पर्यायवाची बन चुका है। कैसे शुरू हुआ ये सफर और किन महानायकों ने इसकी कमान थमी, चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी एकदम विस्तार से। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की खुशबू है। ऐसा नाम जो घर के किचन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े होटल तक, गांव की सड़कों से लेकर नासा के रॉकेट तक हर जगह अपना छपा छोड़ चुका है। हाँ, ये कहानी है टाटा की। ब्रिटिश राज का वो वक्त जब भारत को सिर्फ एक बाजार समझा जाता था। उस वक्त एक सपना देखा गया, एक आज़ाद भारत बनाने का जो खुद का स्टील बनाए, खुद का बिजनेस खड़ा करे और दुनिया को दिखाए कि भारतीयों में भी दुनिया जीतने का जुनून है। चैप्टर 1, द विजनरी फाउंडर जैमशेदजी नुसरवानजी टाटा, 1868 to 1904। टाटा ग्रुप की नींव रखी थी एक ऐसे शख्स ने जिनका विजन अपने समय से बहुत आगे था। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जन्म 1839 में नवसारी, गुजरात में हुआ था, एक पारसी परिवार में। उन्होंने सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य नहीं बनाना चाहा, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां औद्योगिक विकास हो, जहां आधुनिक तकनीक हो और जहां लोगों का जीवन बेहतर हो। जब जैमशेदजी टाटा इंग्लैंड से इंडिया वापस आए, लगभग 1860s के आसपास, उन्होंने देखा कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास अपनी इंडस्ट्रीज, अपने इंजीनियर्स और अपनी सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। उस समय ब्रिटिश लोग भारत के रॉ मटेरियल का यूज करके प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन इंडियन लोग सिर्फ मजदूर बने हुए थे। 1868 में जमशेदजी ने मुंबई में 21,000 से टाटा एंड सन्स नाम की अपनी पहली ट्रेडिंग फर्म शुरू की। इसी फर्म से टाटा ग्रुप की ऑफिशियल शुरुआत हुई। इस फर्म का मैं काम था कॉटन, सिल्क और अदर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंग्लैंड में मिल्स देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में भी मॉडर्न टेक्सटाइल मिल होनी चाहिए, जहां लोगों को जॉब्स मिले, मॉडर्न मशीन्स हों और वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए। 1874 में उन्होंने नागपुर में कॉटन मिल के लिए जगह देखी और 1870 में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की। क्यों नागपुर? क्योंकि वहां स्ट्रेटेजिक रेलवे कनेक्टिविटी थी, सस्ती जमीन और मजदूर थे और कॉटन बेल्ट के पास लोकेशन थी। यहां उन्होंने स्टीम मशीन्स लगवाई, वर्कर क्वार्टर्स बनवाए और वर्कर सेफ्टी और हेल्थ फैसिलिटीज शुरू की। ये सब उस समय किसी इंडियन बिजनेसमैन ने नहीं किया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था 3 चीजें: एक लोहा और इस्पात संयंत्र, आयरन एंड स्टील प्लांट, एक जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और एक विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा उन्होंने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल खोलने का भी सपना देखा। उनके समय में ये सब सोच पाना भी मुश्किल था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया भर का दौरा किया, तकनीक और ज्ञान इकट्ठा किया, आयरन ओर डिपॉजिट्स के लिए जियोलॉजिकल सर्वेस करवाए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, इंडियन स्टील नहीं बना सकते। लेकिन जैमशेदजी का कहना था, इफ इंडिया इज टू इंडस्ट्रियलाइज, इट मस्ट मेक इट्स ओन स्टील। दुख की बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इन तीनों बड़े सपनों को पूरा होता नहीं देखा। 1904 में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। जमशेदजी टाटा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने भारत को खुद पे भरोसा करना सिखाया। उस वक्त जब लोग नए सपने देखने से डरते थे, टाटा ने देश का पहला स्टील प्लांट खड़ा किया, पहला 5 स्टार होटल बनाया और एक कॉरपोरेट एम्पायर की नींव रखी जो आज एक परिवार जैसा लगता है। चैप्टर 2, द टॉर्च बेरर्स, सर दोराबजी टाटा एंड रतनजी टाटा, 1904-1930 बक। जमशेदजी के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा। दोराबजी ने अपने पिता के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी उठाई और यूज पूरा भी किया। सर दोराबजी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को हुआ था, बॉम्बे, मुंबई में। उन्होंने अपने पिता से देश से प्रेम
और सपने पूरे करने की कला सीखी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा। 1907 में टाटा स्टील, पहले तिस्को, की स्थापना हुई जमशेदपुर में, जिसे अब आयरन सिटी या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। जमशेदपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक नए भारत का प्रोटोटाइप था। यहाँ पहली बार वर्कर्स के लिए प्लान्ड हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और क्लीन एनवायरनमेंट का विचार किया गया। टाटा स्टील ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी को स्टील सप्लाई किया। उसके बाद 1910 में टाटा पावर की शुरुआत हुई, जिसके तहत पश्चिम घाट में देश की पहली बड़े पैमाने की जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गईं। 1903 में ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में खोला गया, जो जमशेदजी का ही एक सपना था, एक ऐसा होटल जहां भारतीय और विदेशी मेहमानों को समान रूप से आदर मिले। दोरबजी टाटा ने सिर्फ व्यापारिक विकास पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने पिता के सामाजिक उत्थान के विजन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC, जैसे संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर दोरबजी टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं, एक राष्ट्रवादी और स्पोर्ट्स लवर भी थे। जब ब्रिटिश इंडिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता था, तब उन्होंने कदम उठाया। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे। 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में इंडियन टीम को भेजने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ लेडी मेहरबाई टाटा की ज्वेलरी तक गिरवी रखी। उनका विश्वास था, एक राष्ट्र तभी महान बनेगा जब उसके युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा कैंसर से ग्रस्त थी और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनके नाम से टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की फंडिंग की। 1932 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक मजबूत औद्योगिक बुनियाद प्रदान की थी। रतनजी टाटा, जमशेदजी के छोटे बेटे, ने मुख्यतः फिलैंथ्रोपिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और टाटा ट्रस्ट की नींव को मजबूत किया, जो आज भी टाटा ग्रुप की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है। रतनजी का मानना था, भारत का असली विकास तभी होगा जब हर एक नागरिक अपलिफ्ट होगा। उनका योगदान भले ही स्पॉटलाइट में नहीं आया, लेकिन टाटा एम्पायर की नींव में जुड़ा हुआ था। चैप्टर 3, द इंटरिम लीडर, नौरोजी सकलतवाला, 1930 to 1938। सर दोरबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप का नेतृत्व एक नए हाथ में आया, नौरोजी सकलतवाला। वो पहले व्यक्ति थे जो टाटा फैमिली से डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं थे, पर जमशेदजी टाटा के कजन के बेटे थे, इसलिए टाटा परिवार से एक्सटेंडेड कनेक्शन था। उन्होंने 1932 से 1938 तक चेयरमैन का पद संभाला। नौरोजी सकलतवाला ने टाटा ग्रुप के डाइवर्सिफिकेशन में लीड रोल लिया। उनके टेन्योर में सीमेंट, सोप्स, ऑयल मिल्स और केमिकल्स जैसे नए सेक्टर्स में एंट्री हुई। उन्होंने जमशेदजी और दोरबजी के आइडियल्स को आगे बढ़ाया और एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज को और डेवलप किया। टाटास प्रोफेशनलाइजेशन जर्नी की शुरुआत उनके टाइम में हुई, मतलब फैमिली से अलग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को लीडरशिप देना। 1938 में उनका देहांत हो गया। चैप्टर 4, द एरा ऑफ JRD टाटा, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, 1938 to 1991। जहांगीर रतनजी ददभोई टाटा यानी JRD टाटा सिर्फ एक उद्योगपति से कहीं ज्यादा। JRD टाटा एक नेशन बिल्डर दे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एक ऐसे इंसान जिनकी दूरंदेशिता, फोरसाइट ने मॉडर्न इंडिया के दे ढांचे को आकार दिया। म्यूजिक बिकम्स मोर एडवेंचरस एंड इंस्पायरिंग। 29 जुलाई 1974 को पेरिस, फ्रांस में जन्मे JRD रतनजी ददभोई टाटा और सुजैन ब्रियर के दूसरे बच्चे थे। फ्रांस, इंग्लैंड और इंडिया में स्कूल की पढ़ाई ने उन्हें एक ब्रॉड वर्ल्ड व्यू दिया, लेकिन ये एविएशन की शुरुआती दुनिया थी जहां यंग JRD को अपना असली जुनून मिला। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि उनके साहसिक स्पिरिट का प्रतीक थी। नरेटर, उन्होंने 1938 में चेयरमैन का पद संभाला और लगभग 50 साल तक इस पद पर रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अद्भुत विकास देखा।
नरेटर, ये जुनून सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक विजन था। 1932 में एयर ट्रैवल की शक्ति में उनके अतल विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। कराची से बॉम्बे विया अहमदाबाद तक एयरमेल ले जाने वाली उनकी पहली फ्लाइट सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि भारत भी ऊंचा उठ सकता है। जेआरडी ने एयर इंडिया को दुनिया की सबसे एलिगेंट एयरलाइन बनाया। 1954 में नेहरू गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज किया, पर जेआरडी को 1977 तक चेयरमैन बनाए रखा गया। नरेटर, जेआरडी टाटा के समय में टाटा ग्रुप ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत के ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाई। 1980 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नींव रखी गई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है और देश की आईटी क्रांति का नेतृत्व किया। 1984 में टाइटन कंपनी शुरू हुई, जिसने घड़ियों के बाजार में क्रांति ला दी। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक औद्योगिक कंग्लोमरेट नहीं, बल्कि एक आधुनिक और विविध व्यापारिक साम्राज्य बनाया। मानवीय स्पर्श, फिलैंथ्रोपी और लॉग पहले, जबकि उनकी औद्योगिक उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। जेआरडी टाटा का दिल पूरी तरह से अपने लोगों के साथ था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म आने से बहुत पहले ही वो इसके पायनियर थे। उनका मानना था कि बिजनेसेस की समाज की सेवा करने की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कर्मचारी कल्याण के लिए रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज लागू कीं, जिनमें 8 घंटे के कार्यादिन, मुफ्त चिकित्सा सहायता, प्रोविडेंट फंड स्कीम्स और यहां तक कि मैनेजमेंट में वर्कर्स के रिप्रेजेंटेशन की सिस्टम भी शामिल थी। अपने समय के लिए ये सब रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स दे। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, मैं भारत का राजा नहीं बनना चाहता, मैं भारत का सेवक बनना चाहता हूं। नरेटर, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थाओं की स्थापना के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स दे, जिन्होंने भारत के साइंटिफिक और हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स की नींव रखी। चैप्टर 5, द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, रतन एन टाटा। जेआरडी टाटा के बाद 1953 में रतन नेवल टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। ये वो दौर था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा था। रतन टाटा ने इस मौके को पहचाना और टाटा ग्रुप को एक नए ग्लोबल अवतार में पेश किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर ग्लोबल एक्विजिशंस किए। 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण हुआ, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हिस्सा बना। 2007 में कोरस, अब टाटा स्टील यूरोप का अधिग्रहण किया गया, जो ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्री में एक लैंडमार्क डील थी। लेकिन सबसे बड़ी डील थी 2008 में जैगुआर लैंड रोवर (JLR) का अधिग्रहण। ये एक डेयरिंग मूव था, जो साबित करता है कि टाटा ग्रुप ग्लोबल स्टेज पर कितना आगे बढ़ गया है। ग्लोबल मीडिया ने इस डील को इम्पॉसिबल कहा था, पर रतन टाटा ने प्रूफ किया इंडियन कंपनीज भी दुनिया के आइकन्स को खरीद सकती हैं। देश के अंदर रतन टाटा ने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार थी। और फिर आया टाटा नानो, 1 लाख की कार का सपना, जिसे हर आम आदमी कार खरीद सके। हालांकि नानो उतनी सफल नहीं रही जितनी उम्मीद की गई थी, लेकिन ये रतन टाटा की इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है। टाटा एस, सुमो रूरल मोबिलिटी के आइकन्स बने। उन्होंने ग्रुप को एक यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी दी और कड़ी प्रतियोगिता के दौर में यूज मजबूत बनाया। उनका नेतृत्व एक नए, ग्लोबल और अभिनव टाटा की पहचान बना। 2012 में उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ा, लेकिन 2016-2017 में साइरस मिस्ट्री के विवाद के बाद उन्होंने आंतरिक रूप से फिर से कमान संभाली, जब तक नए चेयरमैन का चयन नहीं हो गया। 2021-22 में 68 साल बाद टाटा ग्रुप ने अपनी सपनों की एयरलाइन एयर इंडिया को दोबारा एक्वायर किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, इट वॉज रिक्लेमिंग एन इमोशन। चैप्टर 6, द इंटरिम एंड करंट चैप्टर, साइरस मिस्ट्री एंड एन चंद्रशेखरन। रतन टाटा के बाद 2012 में
साइरस मिस्ट्री ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उनका टेन्योर लगभग 4 साल रहा। हालांकि उन्होंने कई सुधारों और कॉस्ट कटिंग मेजर्स पर जोर दिया, लेकिन उनका टेन्योर विवादों से घिरा रहा और 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा गया, पर रतन टाटा ने कहा, आई हैव नो पर्सनल एजेंडा, आई एम ओनली प्रोटेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। मिस्ट्री के हटने के बाद एक बार फिर रतन टाटा ने आंतरिक रूप से कमान संभाली और फिर 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन, जो पहले TCS के CEO थे, ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप नए युग की चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। चंद्रा के टेन्योर में ग्रुप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी और नए जमाने की तकनीक पर विशेष रूप से फोकस कर रहा है। TCS अभी भी ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेटर है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। टाटा डिजिटल ने टाटा न्यू जैसे सुपर ऐप लॉन्च किए हैं। ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो को रैशनलाइज किया है और फ्यूचर रेडी बिजनेसेस में निवेश कर रहा है। उनका फोकस ग्रुप को और ज्यादा एजाइल और ज्यादा इंटरकनेक्टेड बनाने पर है। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन बना रहा है। चैप्टर 7 द साइलेंट स्टेक होल्डर, शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप। टाटा ग्रुप का नाम भारत में एक गर्व का विषय है, लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा हमेशा पर्दे के पीछे रहा। एक परिवार जो कभी हेडलाइन में नहीं आया, लेकिन टाटा के डिसीजंस में उनका योगदान और हिस्सा सबसे बड़ा था। उनका नाम था शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप। 1920s का दौर था। टाटा स्टील, टिस्को अभी नया नया था। सर दोरबजी टाटा अपने पिता जामशेदजी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, स्टील, पावर, एजुकेशन। लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स कैपिटल हैवी थे। तब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास फंडिंग के जरिए लिमिटेड थे और टाटा ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। सर दोरबजी टाटा ने अपने पर्सनल एसेट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी सब मॉर्गेज कर दिए। जब सब दरवाजे बैंड हो रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ा, शपूरजी मिस्ट्री, जिनकी फैमिली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में थी। शपूरजी ने टाटा ग्रुप को इमरजेंसी लोन दिया। ये लोन किसी बैंक ने नहीं दिया, किसी अंग्रेज इन्वेस्टर ने नहीं दिया एक फेलो इंडियन ने। इसके बदले में टाटा सन्स के कुछ इक्विटी शेयर्स उन्हें ट्रांसफर किए गए। ये था एक हैंडशेक जो दिखाई नहीं दिया, पर भारत के सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर की कहानी बदल गया। इस डील के बाद शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप ने धीरे धीरे टाटा सन्स में अपना हिस्सा बढ़ाया। जब कभी और शेयर्स अवेलेबल हुए, उन्होंने खरीदे, लेकिन कभी एग्रेसिव नहीं हुए। बोर्ड में उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं था। टाटा फैमिली और एसपी फैमिली के बीच साइलेंट रिस्पेक्ट बना रहा। आज भी एसपी ग्रुप के पास टाटा सन्स के 18.4% शेयर्स हैं, ट्रस्ट्स के बाद सबसे बड़ा स्टेक। पल्लोनजी मिस्ट्री को इंडस्ट्री में कहा जाता था फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस, क्योंकि वो कभी मीडिया में नहीं आते थे, लेकिन उनका असर टाटा के डिसीजन मेकिंग में था। रतन टाटा के साथ उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप था। लेकिन 2012 में पल्लोनजी मिस्ट्री के बेटे साइरस मिस्ट्री को बनाया गया टाटा सन्स का चेयरमैन। वो द पहले नॉन टाटा फैमिली चेयरमैन। उनकी अप्रोच रतन टाटा के विजन से अलग थी। 2016 में साइरस मिस्ट्री को बोर्ड ने हटा दिया, जो भारत की कॉरपोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीगल और मीडिया ड्रामा बन गया। आज भी शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप टाटा सन्स में सबसे बड़ा नॉन ट्रस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन उनका रोल पैसिव हो चुका है। चैप्टर 8 द फिलॉसफी एंड फ्यूचर ऑफ टाटा। टाटा ग्रुप की ये यात्रा सिर्फ व्यापारिक विकास की नहीं, बल्कि एथिक्स, ट्रस्ट और राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों की भी यात्रा है। जमशेदजी टाटा ने कहा था, इन अ फ्री एंटरप्राइज द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर स्टेक होल्डर इन बिजनेस, बट इज इन फैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और यही फिलॉसफी टाटा ग्रुप के हर व्यापार में दिखाई देती है। टाटा ट्रस्ट्स का ग्रुप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। टाटा सन्स के मेजॉरिटी शेयर्स टाटा ट्रस्ट्स के पास हैं, जिसका मतलब है कि ग्रुप का लाभ सामाजिक कार्यों में वापस लगाया जाता है।
ये एक अद्भुत बिजनेस मॉडल है जो प्रॉफिट और पर्पस को जोड़ता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 60% ट्रीटमेंट फ्री है। टाटा क्लास एज रूरल एजुकेशन टेक को बढ़ावा देता है और टाटा स्ट्राइव यूथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। देश के बुरे वक्त में, चाहे वो 2001 का गुजरात अर्थक्वेक हो, 2008 के मुंबई अटैक्स, तज होटल में स्टाफ को फुल सपोर्ट, या 2020 में कोविड-19 ZAT-20 SAT-4 करोड़ से ज्यादा डोनेशन, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, सबसे पहले टाटा मदद के लिए खड़ा होता है। आज टाटा ग्रुप दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है, 30 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और लाखों लोगों को रोजगार देता है। स्टील से सॉफ्टवेयर तक, कार्स से कॉफी तक और केमिकल से कंज्यूमर गुड्स तक टाटा हर जगह है। TCS डिजिटल इंडिया का टेक बैकबोन है। टाटा मोटर्स EV रेवोल्यूशन में अग्रणी है और टाटा डिजिटल नए जमाने के ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस दे रहा है। नरेटर, भविष्य में टाटा ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए माइलस्टोन स्थापित करने के लिए तैयार है। ये सफर जारी रहेगा उन महानायकों के विजन पर आधारित जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक बेहतर भारत का सपना देखा था। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी विरासत सिर्फ स्टील और कंक्रीट से नहीं बनती, बल्कि इंटेग्रिटी, कंपैशन और मानव आत्मा में अटल विश्वास से बनती है। आपका क्या विचार है टाटा ग्रुप के बारे में? कौन सा टाटा ब्रांड आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।